हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बिल्कुल चकाचक। एक कोई टेंशन नहीं अपने को, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सब कुछ। है कि नहीं? सही है ना? अगर नहीं भी चल रहा है तो भी स्ट्रेस नहीं लेना है। दिस इज लाइफ, दैट्स हाउ इट गोस। कोई परेशानी नहीं है। स्ट्रेस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड वी आर एंजॉयिंग इट, दैट्स इट। सही है। सो भैया साकार सीरीज की एक बहुत ही अच्छी, तुम लोगों की तरफ से और तुम्हारी सपोर्ट की वजह से सफलता के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं सार्थक सीरीज। सार्थक सीरीज जो है वो CSI नेट के लिए स्पेसिफिकली टारगेटेड है, जिसमें हम PYQs डिस्कस करने वाले हैं पिछले कई सालों के, मतलब 2023 से 2019 तक के। और अगर आप कोर्स में इनरोल हो तो आपको 2014 तक के मिल जाएंगे, सिंपल है ना। लेकिन मैंने जैसे तुमको बोला था कि मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन दूंगा तुमको हर एक यूनिट के लिए, तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट यूनिट। नाउ ये वीडियो ऐसा नहीं है कि जून 2024 वाले बच्चों के लिए है। आज से 5 साल बाद भी ये वीडियो उतना ही रेलेवेंट होगा जितना आज है, और 10 साल बाद भी, अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो। बिकॉज मैंने पिछले 4-5 साल का अपने एक्सपीरियंस को निचोड़ के ये वीडियो बनाया है। मैंने कैसे 4 बार JRF क्वालिफाई किया, जिसमें 2 बार अंडर 50 रैंक रही, SPM फेलोशिप कैसे प्राप्त कर पाया, वो सारी चीजों पे भी सब सोचने के बाद ये वीडियो तैयार किया गया है। सो दिस इज डेफिनेटली वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर ये कर लेते हो तो इधर उधर भागने की कुछ भी जरूरत नहीं है फॉर CSI नेट यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। और इट्स नॉट अबाउट CSI नेट यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री, जहां जहां पे भी लगता है लाइफ साइंसेस के एग्जाम पे, अगर तुम इसको करते हो तो बढ़िया चलेगा। पहले समझ लेते हैं करने क्या वाला है अपन इसमें। सबसे पहले तो पहला पॉइंट, अच्छा, हर एक स्ट्रेटेजी वीडियो में मैं यही फॉर्मेट फॉलो करूंगा, बट बदलाव बदलाव कहाँ आएंगे? क्योंकि यूनिट बदल जाएगी तो बदलाव चेंजेस हो जाएंगे उसके इन्फॉर्मेशन में। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, पहला क्वेश्चन ये करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे व्हाट शुड बी द ऑथेंटिक सोर्सेज टू फॉलो। कई बार क्या होता है कि हम गलत सोर्सेज फॉलो कर लेते हैं, इस वजह से इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है और फिर सवाल गलत हो जाता है, अल्टीमेटली सिलेक्शन रुक जाता है। नॉट आइडियल बट प्रैक्टिकल अप्रोच। देखो, आइडियल अप्रोच उनको कहा जाता है जो सुनने में तो बहुत अच्छी होती है लेकिन एप्लीकेबल नहीं होती है, तो आइडियल अप्रोच नहीं, हम प्रैक्टिकल अप्रोच बताएंगे। हम बात करेंगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए यूनिट को, अगर एक एब्सोल्यूट बिगनर है तो भी, और तुम्हारा जो रिवीजन प्लान है वो कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि रिवीजन कैसे करना है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो। तो हर एक यूनिट की स्ट्रेटेजी वीडियो में रिवीजन प्लान सेम लग जाएगा, बट थोड़ा स्पीड के साथ में, और कुछ नहीं बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर आ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम रिसर्च पेपर। ठीक है, क्या क्वेश्चन रिसर्च पेपर से पूछे जाते हैं इस यूनिट को लेके? क्या कंपाइलेशंस जो है अलग अलग कोचिंग क्लासेस की या अलग अलग पब्लिकेशंस की है, अरिहंत की या जो भी पाथफाइंडर वगैरह, क्या वो हमारी जो नीड है इस यूनिट को लेके उसको सफाइस करती है? आर दे सेटिस्फाइड और दे आर, वो यू कैन से सफिशिएंट, नॉट सेटिस्फाइड, सॉरी। नाउ lastly, how we can use PYQ for this unit, how to use PYQ for this unit. Now this is very important point, क्योंकि हर यूनिट में ये कहानी बदल जाएगी। PYQ को कैसे यूज किया जाए, कंपाइलेशन को कैसे यूज किया जाए, ये भी बदल जाएगा। रिसर्च पेपर हर यूनिट के लिए अलग अलग बातें होंगी। यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए वो अलग अलग हो जाएगी, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए वो अलग हो जाएंगे, और अल्टीमेटली व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस ये भी अलग हो जाएगी। हाउ ब्यूटीफुल द CSI नेट एग्जाम इज। 13 यूनिट्स, 13 अलग अप्रोचेस, 13 अलग सोर्सेज, आई मीन 13 नहीं, बहुत सारे अलग सोर्सेज, 13 अलग एक्सपेक्टेशंस, एंड योर माइंड ब्लोज अवे, एंड दैट्स हाउ द कट ऑफ कम्स टू 50%। ठीक है। चलो भैया, पहली बात कर लेते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। पहली चीज तो ये यूनिट जो है आपका फंडामेंटल चेक करती है। फंडामेंटल किस में? फंडामेंटल एक्चुअली बायो और केमिस्ट्री दोनों में। ठीक है। सो फंडामेंटल बेसिक चेक करती है, तो पहली चीज तो आपको बेसिक केमिस्ट्री ठीक ठाक आना चाहिए। पीएच का क्या मतलब होता है, पीएच की बेसिक अरेंजमेंट्स क्या होती है, माइनस लॉग एच प्लस आयन क्या क्या मतलब है, सॉल्यूशन में पीएच कैसे कैलकुलेट करना है, हाइड्रोनियम आयन का क्या मतलब होता है, केडब्ल्यू किसको कहा जाता है जो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं अपन, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये छोटी मोटी बातें अपने को पता होना चाहिए। दूसरी चीज, केमिकल काइनेटिक्स डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा एंजाइमोलॉजी इसी पे चलता है, केमिकल काइनेटिक्स पे, मिकेलिस मेंटेन, लाइन-वीवर सब यहीं से रिलेटेड है। एटम्स, उसकी प्रॉपर्टीज, वंडरवॉल रेडियाई क्या है, इस तरीके से हमारे बायोमोलिकुलर अरेंजमेंट बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन जो है, रामचंद्रन प्लॉट जो है, ये सब वंडरवॉल रेडियाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस पे डिपेंड करता है। तो एटम की प्रॉपर्टीज जैसे कि रेडियाई वगैरह, इसके बारे में पता होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो इंटरेक्शन है, क्योंकि फिर हम जब टेक्निक्स में चले जाते हैं तो 1H NMR क्या होता है, 2H NMR, इस तरीके से जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, रमन स्कैटरिंग क्या है, ये जो छोटी मोटी बातें हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन किसको कहा जाता है, फ्लोरोसेंस क्यों आता है, फॉस्फोरेसेंस क्यों आता है, ये सारी बातें कहाँ से समझ में आएगी? जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के एटॉमिक अरेंजमेंट्स को समझ पाएंगे। अगेन बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली बॉन्ड है भी कि नहीं, एक वीक इंटरेक्शन है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक बॉन्ड्स में क्या अंतर है,
सॉल्ट ब्रिजेस किसको कहा जाता है, ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं, कुलोम्ब फोर्सेस क्या होते हैं, कुजोम इंटरेक्शंस क्या होते हैं, लंडन डिस्पर्जन क्या होता है मतलब तुम समझ रहे हो ये चीजें, ये सारी क्या है, कोर है, ये पूरी बायोकेमिस्ट्री नहीं, पूरी बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे यार केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगी, केमिस्ट्री इज मस्ट सर। विदाउट बायोलॉजी देयर इज नो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, विदाउट मैथ्स देयर इज नो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सो एवरीथिंग इज रिलेटेड, यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग, ठीक है। बट एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए जितना मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारा है केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए, फिर तो है ना, सोल्यूशन वोल्यूशन बहुत कुछ है, तो इतना नहीं पढ़ना है। आयनिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है और थर्मो। तो जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, इसके बेसिक आइडिया लेके यहां से तो मान के चल सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में रिलेटेबल आते हैं। कुछ तो डायरेक्ट फंस जाता है, जैसे पीएच निकालने वाला क्वेश्चन आ जाएगा, काइनेटिक्स पे क्वेश्चन आ जाएगा, वो आपको रेट कांस्टेंट दे देंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। एटॉमिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाएगा, बॉन्ड पे, कोवेलेंट बॉन्ड पे क्वेश्चन था कि क्या उसकी एनर्जी कितनी होती है डिसोसिएशन की, सीधे सवाल, कुछ करना ही नहीं, सीधा सवाल, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। फिर आ जाओ नीचे, बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत सारे बच्चे बायोकेमिस्ट्री में गलती करते हैं कि वो स्ट्रक्चर से याद ही नहीं रखते हैं। ऑल्दो मैं सार्थक सीरीज के बाद में स्पेसिफिक लेक्चर्स लेके आऊंगा, संभव सीरीज में मैंने कुछ लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को कैसे याद किया जाए, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स को कैसे डील किया जाए, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो जून वाले बच्चे हैं तो भैया थोड़ा स्ट्रक्चर्स पे काम करो, है ना, और उनके फंक्शंस, जैसे ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन से रिलेटेड है या थायरोक्सिन से रिलेटेड है, टायरोसिन जो है वो मिलेनिन से रिलेटेड है या टायरोसिन से रिलेटेड, ये हाँ टायरोसिन से रिलेटेड है। टायरोसिनेज एंजाइम क्या काम कर रहा है मिलेनिन में, क्यों आपका जो मिलाज्मा होता है उसके अंदर दही वगैरह इस तरह की चीजों को जो हम टायरोसिनेज होता है उसको अवॉइड किया जाता है, ये सारी चीजों पे थोड़ा काम करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, उनके फंक्शंस भी पता होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, 20 अमीनो एसिड याद कर लेते हैं, वो जेनेटिक कोड टेबल रट लेते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हो जाएगा। अब उन्होंने 20 में से पूछा ही नहीं, जून 2023 में उन्होंने पूछ लिया सेलेनोसिस्टीन का कोडॉन बताओ, वो तो स्टॉप कोडॉन है, यूजी है। मेरा गलत हुआ था वो सवाल, वैसे पता है यूएजी लगा के आ गया था मैं, और इसीलिए मैं मार्क्स बताऊं, नहीं नहीं बताऊं, 150 प्लस पे था मैं, और उसकी जगह में 145 से 150 के अंदर आ गया था, 2 नंबर 2.5 नंबर का घटने की वजह से। तो ये एक क्वेश्चन की वजह से ऊपर नीचे हो गया कहानी, समझ लो। इसके बाद में दूसरी चीज क्या है, टेक्निक्स। जब आप बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हो तो उसके बाद में उनको टेक्निक्स हम देखें कैसे उनके स्ट्रक्चर को, एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, डीएनए में कैसे रोजलिन फ्रैंकलिन ने काम किया, इसके अलावा एनएमआर कैसे काम कर रही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम कर रही है। माइक्रोस्कोपी नहीं आती यहाँ पे, माइक्रोस्कोपी हम सेल बायो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्रो के बारे में बात आ जाता है, यहाँ पे स्पिन रेजोनेंस क्या काम करता है उसके बारे में बात आ जाता है ना। इसके अलावा तुम क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे पढ़ सकते हो, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ सकते हो, प्रोटियोमिक्स में पढ़ सकते हो, ये सारी सीक्वेंसिंग यहाँ पे पढ़ सकते हो, अगर जीनोमिक्स चाहते हो यहाँ पे डीएनए से रिलेट करके, न्यूक्लिक एसिड से रिलेट करके। सो देयर आर सो मेनी कनेक्शंस। तो टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे एम्फेसिस किसके ऊपर किया है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। साकार सीरीज के जो बायोकेमिस्ट्री वाला वीडियो है उसको एक बार जाके देखना, उसमें काफी सारे टेक्निक्स से क्वेश्चन सॉल्व करवाए, वो देख सकते हो। फिर आ जाओ एंजाइमोलॉजी। इसके बाद एंजाइमोलॉजी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको एंजाइमोलॉजी के बारे में पता हो, एंजाइम्स क्या है, कैसे कैटालिसिस करता है, क्या क्या उसके कोफैक्टर कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम क्या होती है, काइनेटिक्स क्या होता है और इनहिबिशन क्या होता है। ये 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। ग्राफ्स फिर आ जाते हैं उसके अंदर, मैकलिस मेंटेन कैसे बनाना है, लाइन वेवर कैसे बनाना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है ना। जब एंजाइम्स पढ़ते हो वहीं पे फिर मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से रिलेट करके भी बात आ जाती है, ठीक। उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे होता है, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वो होता है मेटाबॉलिक पाथवेज, ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, टीसीए, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेलोयर पाथवे, रेपोपोड ल्यूब्रिंग पाथवे, ये सारी चीजें और उनसे रिलेटेड बीमारियां, ठीक है। टेस्ट एक्स डिजीज किसकी वजह से हो रही है, लेशनाइन डिजीज किसकी वजह से हो रही है, पोरफायरियासिस किसको कहा जाता है, इस तरह की बीमारियां जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है, वो पढ़ना होती है। तो ये तो हुआ एक्सपेक्टेड क्या है, तो ये तो बहुत सारा हो गया, लिटरल बात है, बहुत सारा हो गया। लेकिन फिर भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस यूनिट को मैंने जो एक्चुअल सिलेबस है उसी के थ्रू कवर किया है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 70 to 80% सिलेबस ही कवर्ड हुआ है। और इतना करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि एक्चुअल एग्जाम में तुम इससे सवाल बनाओ। प्लीज ध्यान रखना, मैंने बोला 8 से 10 यूनिट तैयार करनी है, तो हर यूनिट तुमको 70 to 80% तैयार करना है, तभी वो 1 कहलाएगी, एक यूनिट तब कहलाएगी वो, है ना। बिल्कुल भी बहकावे में मत रहना कि 4-5 टॉपिक पढ़ लिया और हो गया काम, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। अगला, नाउ ऑथेंटिक सोर्सेज टू फॉलो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो और आप अच्छी रीडिंग स्पीड रखते हो तो व्हाइट एंड व्हाइट इससे बेहतरीन किताब नहीं है, इसकी कोई काट नहीं, लिटरली कोई काट नहीं है बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए, व्हाइट एंड व्हाइट। अगर आपके पास 1 साल है, आप लंबा तैयारी कर सकते हो, तो फिर नेल्सन एंड कॉक्स, लेनिंजर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, शानदार किताब।
बट यही है कि जो व्हाइट में 20 पन्नों में हो जाएगा वो लेनेंजर में 80 पन्नों में होगा, क्योंकि वो बड़ी किताब बड़े फॉन्ट्स में लिखी हुई है और उसके अंदर ज्यादा डिटेल्स हैं। डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ नेट के लिए तो ये भी मोर देन इनफ है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, थोड़ा बेसिक्स ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है चीजों को व्हाइट एंड व्हाइट में। यहाँ पे काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन है, तो तुम्हारे पास अगर समय है तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर लेनिंजर, एंड इफ यू डोंट हैव टाइम 6 मंथ है तो आप 1 मंथ की तैयारी में व्हाइट से काम कर सकते हो। हिंदी मीडियम से हो तो यू सत्यनारायण से शुरू करो, और फिर कुछ कोर कॉन्सेप्ट जैसे जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की है, एंजाइमोलॉजी हो गया, टेक्निक्स हो गया, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया, ये कुछ 3-4 टॉपिक्स आप व्हाइट से कवर कर सकते हो बाद में। बट क्योंकि इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों के इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर वो बहुत हाई लेवल की इंग्लिश वाली फॉरेन ऑथर्स की किताब ना प्रेफर करें, पहले वो सत्यनारायण से शुरू करें। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई स्टीरियोटाइप नहीं बना रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों की इंग्लिश खराब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है। फ्रैंक रह के सीधी बात करना ज्यादा अच्छा है, और कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों को भी टक्कर देता है, बट अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो कितने परसेंट है वो, सवाल फिर ये है ना। ठीक है, तो यू सत्यनारायण आपके लिए सही है। इसके अलावा अगर इंटरनेट सोर्सेज की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि बुक्स आपके लिए नहीं है, तो फिर आप स्पेसिफिक टॉपिक वाइज स्लाइड शेयर यूज कर सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि एक बार इसको ऑथेंटिकेट करें किसी भी रेफरेंस बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, क्योंकि सवाल स्टैंडर्ड बुक से आएगा, स्लाइड शेयर से नहीं आएगा, तो ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। सेम फॉर द विकिपीडिया, बहुत अच्छा सोर्स है, बस ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। और एक लिबरे टेक्स्ट करके अलग अलग साइट्स होती है, बायोलॉजी लिबरे टेक्स्ट, केम लिबरे टेक्स्ट, उस पर एक बार आप देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी साइट्स है, मैंने अपने टाइम पे भी यूज करी थी, मैं कभी कभी आज भी यूज करता हूँ अगर कहीं पे लेक्चर में काम पड़ता है तो भी। ठीक है, दूसरी चीज फिर यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं, जैसे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए बहुत अच्छे चैनल्स है यूट्यूब पे, वो देख सकते हो। एनिमेशंस देख सकते हो प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, रामचंद्रन प्लॉट को समझने के लिए, इस तरीके से हाउ बीटा शीट्स एंड डिफरेंट थिंग्स टेक्स प्लेस, तो एनिमेशंस यूज कर सकते हो। पढ़ना यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा रिस्की है, पढ़ना इन टर्म्स ऑफ जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं, तो पहले जज कर लो चीजों को कि नोट्स बनाया करो एक तो हर बार जब भी बैठते हो। मेरे वीडियो के साथ तो भैया हमेशा नोट्स बनाया करो, क्योंकि बहुत स्पीड से रहता है वीडियो और बहुत सारी चीजें निकल जाती है, तो नोट्स बनाओ, उसको एनालाइज करो, और फिर अपने सब्सक्रिप्शन डिसाइड करो कि किस चैनल को सब्सक्राइब करना है और किसको नहीं करना है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल्स बहुत अच्छे सोर्सेस है, बट टाइम वेस्ट ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से यूज करना है। फिर जो इनकी ग्लॉसरी होती है, वॉइट की, लेनिंजर की, सारे रेफरेंस बुक्स की और स्टैंडर्ड बुक्स की ग्लॉसरी होती है, वहां से कीवर्ड्स ले सकते हो। तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार उसके कीवर्ड्स पढ़ लो, उसके कीवर्ड्स को समझ लो, फिर उस टॉपिक को शुरू करते हो तो थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, जैसे अगर तुम बॉन्ड्स पढ़ रहे हो तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब, इंटरेक्शंस का मतलब, डाइपोल कैसे डेवलप होता है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इस तरीके से बातें कर सकते हैं वो। अगर वो नहीं है, बुक नहीं जा सकते हो, तो फिर टॉपिक जो भी पढ़ रहे हो उसको डायरेक्ट डालो चैट जीपीटी पे और उससे पूछो कीवर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और चैट जीपीटी आपको एक लिस्ट दे देगा। प्लीज ध्यान रखना, चैट जीपीटी की इन्फॉर्मेशन पे रिलाई नहीं किया जा सकता है, तो सिर्फ कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन के लिए जीपीटी यूज करना है, उससे आगे नहीं। सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दोगे, वरना अगर रेगुलरली चैट जीपीटी यूज करने लग जाओगे हर काम के लिए, थोड़ी सी कुछ आ रही है, अरे यार पेट खराब हो गया, गोली बता दे चैट जीपीटी, ये बेवकूफी मत करना। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर्स, मैंने पहले भी बोली है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है आपको स्ट्रक्चर्स आते हो, तो आपको स्ट्रक्चर्स याद करना ही है, मैंने बोला है मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। और संभव सीरीज अगर तुमको बहुत क्विक रिवीजन करना हो तो संभव सीरीज में बायोकेमिस्ट्री है, वहां से रिवाइज कर सकते हो। ऑल तो संभव सीरीज को भी मैं कंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ, तो मई में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बहुत बर्डन है बच्चों के पीबीपीटीएस वगैरह बनाने का और उसके लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बट जून के एग्जाम के पहले हो सकता है कि संभव सीरीज कंप्लीट कर दी जाए। अब अप्रोच क्या है, आपने तो बहुत सारी बातें बता दी, अब अप्रोच क्या लगानी है, कुछ भी नहीं लगाना है अप्रोच में। देखो सबसे पहली चीज तो ये जो कहानी मैं अभी बता रहा हूँ ये 100% सिलेबस कवरेज नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता है 100% सिलेबस कवरेज, अगर कोई बोल रहा है तो बेवकूफ बना रहा है, कोई भी 100% सिलेबस कवरेज नहीं बता सकता। पहली चीज, स्टार्ट विद द बेसिक केमिस्ट्री, अभी अभी बताया कौन कौन से टॉपिक है। फिर जब बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो स्टार्ट विद द वाटर, वाटर को अच्छे से पढ़ो, पीएच क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉल्वेशन कैसे होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, पीवाई की उठाओ, नहीं मिल जाए तो मेरा नाम पलट देना, 2 गाली लिख देना कमेंट्स में, लेकिन है। ठीक है, सो वाटर एंड उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल दोनों। प्रोटीन केमिस्ट्री उसके जस्ट बाद शुरू करना है, क्योंकि प्रोटीन की फोल्डिंग्स वगैरह और वो सारी चीजें जो है आपको, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन केमिस्ट्री में क्या अमीनो एसिड्स हो गए, पॉलीपेप्टाइड, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वो सारी चीजें। ठीक है, अगर यहाँ चाहो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यहीं पे पढ़ सकते हो एसडीएस के साथ में। ठीक है, ये सारी चीजों के बाद में फिर आ जाते हैं अपन एंजाइम्स पे, उसके इनिबिशन पे, प्रोटीन ही है क्योंकि उसके बाद यहीं पे फिर हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन अगर टाइम मिलता है तो, वरना स्किप कर सकते हो। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स और उसी के बाद में
मेटाबॉलिज्म में सिर्फ एक मेटाबॉलिज्म अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो मैं बोलूंगा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से करके जाओ, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटीन से भी आते हैं, लिपिड से भी आते हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड से भी आते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा इधर से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से। फिर ईटीएस, लेकिन ये ईटीएस कब करना है अपने को? सेल बायो कवर करने के बाद, जब माइटोकॉन्ड्रिया को हम समझ चुके हैं, जब हम प्रोटीन सॉर्टिंग समझ चुके हैं, तब हमको ईटीएस कवर करना है। और लास्ट में विटामिन, और आपका ये वाला सिंपल अप्रोच खत्म हो जाती है। अब न्यूक्लिक एसिड्स बचे यहाँ पे, तो न्यूक्लिक एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कर सकते हो नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में ही। और लिपिड्स के लिए सेल बायोलॉजी का जो मेम्ब्रेन टॉपिक है वहां पे हम इसको कवर करेंगे, लिपिड्स को। एंड दैट्स हाउ यू कैन हैव अ बेसिक प्रैक्टिकल अप्रोच। ये सेम प्लान जून वालों को रिवीजन स्ट्रेटेजी में फॉलो करना है। एंड बिलीव मी, अगर तुम इतना भी कर देते हो, बिलीव मी, अगर इतना भी ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो, 70% बायोलॉजी ये बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन तुम बना लोगे। एंड आई बेट ऑन इट, या इट इज। चलो आगे बढ़ते हैं। आर क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम रिसर्च पेपर? नाउ ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि रिसर्च पेपर पढ़ना है क्या? देखो सीधी बात तो है, हाँ भैया, बट रिसर्च पेपर से क्वेश्चन होता है लैंग्वेज का। उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो फंडामेंटल्स कहां से आती है? वो फंडामेंटल स्टैंडर्ड बुक से ही आती है, वॉइट, लेनेंजर वगैरह से ही, क्योंकि उनको भी पता है कि 2 महीने पहले कोई रिसर्च हुई है तो उस पर बच्चों का सवाल बनाना बहुत मुश्किल है। तो वो आपको ऐसे हिंट देते हैं जो स्टैंडर्ड बुक से निकल सकती है, एंड दैट्स हाउ द आंसर बिकम्स नो। क्योंकि इफ यू रीड द स्टैंडर्ड बुक, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन यू कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट into the question which is asked from the research paper, and that's how you can get the rank. Getting it? दूसरी चीज, तो यहाँ पे यही बात है, इफ यू हैव टाइम, रीड द रिसेंट रिसर्च पेपर ऑन प्रोटियोमिक्स। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिनके बारे में पढ़ सकते हो, प्रोटियोमिक्स पे पढ़ सकते हो, डीएनए और उसकी म्यूटेबिलिटी के बारे में कुछ अगर रिसर्च पेपर आता है नए नए डिजीजेस वगैरह से रिलेटेड, उसको पढ़ सकते हो। कोई नया जीन स्पेसिफिकली डिस्कवर हुआ है उसके बारे में पढ़ सकते हो, अगर वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है तो। इसके अलावा एक यूनिट से 30 नंबर का पेपर सेट होता है सीएसआर नेट में, बी और सी दोनों मिला के। 4 से 8 नंबर का ही क्वेश्चंस जो है वो रिसर्च पेपर से पूछे जाते हैं। रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए एनसीबीआई यूज कर सकते हो, फ्री पेपर वहां पे अवेलेबल है, और उतना काफी है। आरी बात समझ में? तो इस वाले पॉइंट से बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इसका बिना मतलब का एक वो फियर क्रिएट कर देते हैं कि आपको रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है, ये होता है वो होता है। मैंने खुद भी अपने वीडियोज में बोला है, बट कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देखने के बाद। अगला, डू कंपाइलेशंस ऑफ डिफरेंट पब्लिकेशन सफाइस द नीड? अब ये है ना बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भैया कंपाइलेशन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने बहुत तगड़े तरीके से बीएससी एमएससी किया, एकदम शानदार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में है, देन गो फॉर कंपाइलेशन। पाथफाइंडर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अच्छी किताबें हैं, मैंने कभी नहीं पढ़ी है बट मैंने सुना है अच्छी किताबें हैं। अरिहंत की कोई किताबें आती हैं सीएसआर नेट को लेके, अच्छी किताबें हैं, बट ये तभी काम करेगी जब आपकी बेसिक क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। आपको ये समझ में आता है क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में अंतर क्या है, सेंट्रोमियर किसको बोलते हैं, काइनेटोकोर कहाँ होता है, टीलोमियर क्या होता है, ये बेसिक क्लैरिटी अगर है तो फिर आप कंपाइलेशन यूज करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपाइलेशन के साथ में ये है कि कंपाइलेशन के अंदर कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता, स्टोरी नहीं बताई जाती, समझाया नहीं जाता, और इस वजह से अल्टीमेटली जो लैग कर जाती है चीज वो होती है क्लैरिटी, और बिना क्लैरिटी के नेट निकालना इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से। ठीक है, सो सीधी बात यही है, इट डिपेंड्स अपॉन योर करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। अगर बेसिक्स वीक है, प्रभु प्लीज स्टैंडर्ड बुक्स रीड करें, ज्यादा इधर उधर ना भागे, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। बट इन अदर केस कंपाइलेशन आर गुड एंड वर्दी, सिंपल। ठीक है, टू द पॉइंट, सीधी बात, कोई बकवास नहीं। आगे बढ़ते हैं, पीवाईक्यूज को कैसे यूज करें यार इस यूनिट के लिए? तो सीधी बात, पहली चीज तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच में बताए गए हैं आप पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज करें। फिर 4 साल के, या 4 साल के नहीं सॉरी 1 साल के, अभी जैसे 2023 में 4 शिफ्ट्स हुए थे, जून में 2, दिसंबर में 2, तो चारों शिफ्ट्स के इस यूनिट के पेपर्स आप सॉल्व करें। ठीक है, यूनिट वाइज इस पे प्लीज इस बात से थोड़ा सा बचें कि एक पेपर सॉल्व करके आपको लग जाए कि यूनिट तैयार हो गई है। बहुत बड़ा मिथ है ये। एक पेपर सॉल्व करके तुमने मान लो अगर निकाल भी लिए 30 में से 25 नंबर, हो सकता है कि अगले पेपर में 10 भी नहीं निकाल पाओ, एंड दिस इज रियलिटी, डोंट टेक इट लाइटली। तो 4 पेपर एटलीस्ट सॉल्व करना है अपने को इस यूनिट के लेके, और फिर समझना है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वीक एरियाज मिलेंगे, और पिछले वीडियो में भी 45 डेज की स्ट्रेटेजी में मैंने ये बताया था हैंडीकैप क्या होता है। हैंडीकैप वो होता है जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं आता हुआ भी, इस वजह से हमको यहाँ पे क्या करना है, वीक एरियाज देखना है जब, और 60 to 70% हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है इन 4 पेपर्स में से। ठीक है, 100% कभी भी नहीं होंगे, कोशिश भी नहीं करनी है, कर भी नहीं पाओगे, ये रियलिटी है। इसके अलावा सोर्स जो आपका था जिससे आपने पढ़ा अभी, जब मैंने वो पिछले वाले जो प्रैक्टिकल अप्रोच में बताए थे कॉन्सेप्ट जहां से आपने पढ़े उनको, उन सोर्स को वापस रिवाइज करो, और अगर ये सोर्सेस से ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं जो पीवाईक्यू में आए थे तो आपका सोर्स सही नहीं है, चेंज इट राइट अवे।
अब जो लोग जून के अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए डिस्क्लेमर, डू नॉट चेंज इट। अब जो है वो है, उसी पे भरोसा रखो, फेथ रखो, और पीवाई की सीरीज में करा रहा हूँ उस पर अच्छे से काम करते रहो, बस ठीक है, उतना काफी है ना। नेवर 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 अफ्रेड टू मेक द मिस्टेक्स एंड गेट इम्प्रूव्ड, क्योंकि यही एक तरीका है जिसमें तुम फास्ट इंप्रूव कर सकते हो, वरना ठोकर खाते खाते तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म टू यूज द पीवाईक्यू। लास्ट पॉइंट, सो कल मिलते हैं अपन, ये थोड़ा सा लाल लाल हो गया ज्यादा। सी यू टुमारो with biochemistry PYQs of CSI NET from 2023 to 2019. प्लीज थिंक ऑन इट, जो भी मैंने बात करी, और लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम माय साइड। योर are with me and I am with you. I believe on you. You will work hard. You will definitely get the rank. You will definitely get the good JRF position. Take care guys. कल मिलते हैं यूनिट के साथ में, एंड आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।